आपका स्वागत है हमारे हिंदी मीडियम कोचिंग चैनल पर। आज हम करने आ रहे हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारा लेक्चर 1 है। इसके बाद आप लेक्चर 1, 2 देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो हमारा पहला टॉपिक है वैश्वीकरण। ये वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण एक वो प्रक्रिया है, जैसे कि आजकल आप देखते हो कि हमारे देशों में कई कई देशों की कंपनियां व्यापार करती हैं, जिनके कई देशों के प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिकते हैं। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है, और जो बाहर की कंपनियां हैं और देशों की कंपनियां हैं, हमारे बाजार उनके लिए खुले हुए हैं। वो यहाँ पे आकर अपना सामान बेच सकती हैं बिना कोई दिक्कत कर। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। इसमें संबंध भी बन जाते हैं अच्छे खासे। अगर आपका कहते हैं किसी से वैश्वीकरण है, आप किसी के देश में, वैश्वीकरण का एक सीधा सीधा मतलब ये होता है, एक देश की वस्तु दूसरे देश में, उससे दूसरे देश में, उससे दूसरे देश में, ऐसी एक एक देश की वस्तु कई देशों में जाना, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में समझते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब कि जो देशों के बीच जो संबंध होता है एक वो, और तेजी से एकीकरण, मतलब कि सारे देश मिल रहे हैं, उससे उसे ही एकीकरण कहते हैं। मतलब कि जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण के द्वारा देशों में संबंध अच्छे बनते हैं और उनका एकीकरण होता है, और उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। अब है हमारा उदारीकरण। उदारीकरण वो होता है, कहते हैं ये पहले हमारा देश जब 1947 में, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो पहले 1947 से पहले किसका राज था? अंग्रेजों का। जो अंग्रेज थे वो व्यापार करते थे और बाहर के देशों से। पर जब कहते हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो हमारे देश के पहला नेता बना, उसने ये सब बंद कर दिया। फिर उन्होंने उदारीकरण कर दिया, मतलब कि पहले रोक टोक लगा दी कि ना हमारे देश में कोई सामान आएगा ना कोई सामान जाएगा, ये कर दिया। फिर 1991 में, 1991 में फिर उदारीकरण करा गया। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा, जो सरकार ने, जो उस जमाने की सरकार द्वारा अवरोधों अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मतलब कि अभी आपको मैंने बताया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सरकार ने ये सब बंद कर दिया था। ये सब कहते हैं कानून बना दिया था कि हमारे यहाँ कोई ना देश कोई सामान बेचेगा, ना कोई हमारे देश का सामान कहीं जाएगा। क्योंकि जब हमारे देश की हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेजों ने वो कब्जा कर रखा था, तो जब वो गए तो हमें थोड़ा सुधरने में थोड़ा टाइम लगा। तो 1991 में एकीकरण हुआ, सरकार के प्रतिबंध थे, जो कानून थे, वो सब हटा दिए गए। फिर उसी को, और फिर देशों में व्यापार होने लगा, देश में चीजों का आदान प्रदान होने लगा। उदारीकरण का मतलब होता है जो सरकार द्वारा जो प्रतिबंध अवरोध लगे हो उनको हटाना, उस प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं निजीकरण। निजीकरण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। मतलब कि जो सार्वजनिक, जो हर जगह जो कंपनी है, उसको कंपनियों को, मतलब कि पहले ये कोई कंपनी है, इसको थोड़ा सा बेचा, फिर पूरा 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 करके इस कंपनी को बेच दिया। कोई निजी क्षेत्र था, उसको बेचना ही निजीकरण कहलाता है। मतलब किसी कंपनी को निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। आपने किसी कंपनी को निजी क्षेत्र में बेच दिया, मतलब कोई छोटे क्षेत्र में बेच दिया, वही निजीकरण कहलाता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम इंग्लिश में होते हैं सर MNC। MNC से आपको पता चला मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी आपको पता होगी कौन सी होती है। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जिनका जो व्यापार होता है वो अपने देश में तो वो एक देश की, पर वो व्यापार करती है बहुत से देशों में, एक से अधिक देशों में वो व्यापार करती है। जैसे कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। मतलब कि देखिए कोई कंपनी है, मान लीजिए एप्पल की कंपनी है। एप्पल का फोन तो आपने सुना ही होगा। जो एप्पल की कंपनी है वो एक अमेरिकी कंपनी है, एक अमेरिकी कंपनी, पर देखिए उसके उसके प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी मिलते हैं, चाइना में भी, कोरिया में भी, जापान में भी, कई जगह मिलते हैं। पर है कहाँ की वो? इंडिया, वो अमेरिका की कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे ही कहती है कि होती तो एक देश की है, पर उसका जो सामान होता है, जो उसका उत्पादन होता है, वो कई देशों में होता है, और वो कई देशों में नियंत्रण रखती है उत्पादों पर। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। एप्पल है, एप्पल अमेरिकी कंपनी है, वो भी कई जगह है, कई देशों में। सैमसंग, वो भी कई देशों में, सैमसंग के फ़ोन, सैमसंग के लैपटॉप और कई चीज़ें, एयरबड्स, ये सब। BMW एक कार है जो अमेरिका में भी चलती है, इंडिया में भी चलती है, चाइना में भी चलती है, मतलब कई देशों में चलती है है एक देश की, पर चलती है कई देशों में। ओडी भी एक कार है। फोर्ड है एक अमेरिकी कंपनी, यह है हेनरी फोर्ड। जो इस कंपनी के मालिक का नाम है हेनरी फोर्ड, और यह एक अमेरिकी कंपनी है, पर ये हमारे इंडिया में भी आती है। आपने देखा होगा प्लस के साइन वाली कार, वो फोर्ड कार है। मैकडोनल्ड 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 भी एक अमेरिकी कंपनी है, पर ये देखिए ये बहुत से देशों में है, हमारे इंडिया में भी है। ये हमारे देश की नहीं है, पर फिर भी ये एक देश की होकर कई जगह उत्पादन करती है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मैकडोनल्ड हो गई, डोमिनो हो गई, स्टारबक्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कई सारी हैं, आपको तो पता ही चल गया होगा। वो हमारा पांचवा टॉपिक है निवेश। निवेश को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, निवेश का मतलब ये होता है कि एक चीज पर कई लोगों का पैसा लगाना। जैसे कि कोई कंपनी खुली है, उस पर 5-6 बंदों ने पैसा लगा दिया, तो वो कंपनी एक की नहीं कहलाएगी, वो सबकी कहलाएगी, क्योंकि उस पर मतलब कि कहलाएगी तो एक की, पर उस पर जो कहते हैं प्रॉफिट मिलेगा, जो पैसा, जो मुनाफा मिलेगा, वो सब में बटेगा। उसी को निवेश कहते हैं, एक चीज पर कई जनों का पैसा लगाना। अब पढ़ते हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। मतलब कि आप कुछ दोस्त हैं, आपका दोस्त एक मशीन खरीदने जा रहा है, कोई भी मशीन खरीदने आ रहा है, उसमें आपने भी कुछ पैसे मिला दिए, आपके और दोस्तों ने नहीं मिला दिए, तो उसमें आपने निवेश करा है, अपने पैसे लगाए उसमें, तो उसमें थोड़ा वो था, आपका भी होता है। अब विदेशी निवेश, ये तो उस निवेश था। जो विदेशी निवेश होता है, मतलब कि वो जो कहते हैं बाहर की कंपनियां होती हैं, जो बाहर के देश होते हैं, उनका निवेश, उनका जो वो पैसे लगाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया और कई कंपनी, जो ये किसी चीज में पैसा लगाती हैं, है दूसरे देश की, पर ये दोनों अलग अलग देश की हैं। ये दोनों कंपनी किसी और चीज में पैसा लगाती हैं, उसको विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब कि किसी और देश की कंपनी किसी और चीज में, किसी और देश की चीज में पैसे लगाने विदेशी निवेश कहते हैं, विदेशी निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको मैंने बताया था भी कितनी सारी हैं। मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई फोन लॉन्च हो रहा है, इंडिया ने अपने उससे कोई नाम रखा है। अब ऐसे ही उसमें से कुछ पार्ट एप्पल के हैं, कुछ पार्ट सैमसंग के हैं, कुछ पार्ट
मोटरोला के हैं, कुछ पार्ट कोई और फोनों के हैं, पर है वो अपने इंडिया का। और उस कंपनी को खड़ा करने में, मतलब कि जो उस कंपनी को बनाया है, उसमें हमारे एप्पल ने भी, सैमसंग ने भी, चाइना और कोई और कंपनियों में भी, और कंपनियों ने भी अपने पैसे लगाए हैं। तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं, जो बाहर के देश हमारी चीज में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। अब हमारा सातवां सातवां पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना। मतलब कि जो विश्व व्यापार संगठन होता है, विश्व व्यापार मतलब पूरी दुनिया में, एक देश में नहीं, दो देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है, संगठन मतलब कोई समूह हो गया, कोई ग्रुप हो गया, ऐसी पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसको अच्छी सुविधा देना, मुक्त रूप से व्यापार मतलब कि उसे उसकी मर्जी से व्यापार करने देना, उसे कोई रोकना टोकना नहीं कि नहीं भाई तू इतने में नहीं बेचेगा, इतने में बेच। नहीं, वो उसकी इतनी मर्जी है, वो उतने में बेच सकता है, आपको खरीदना हो तो खरीदो वरना नहीं। मुक्त रूप से व्यापार करने की सुविधा देता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो उदार बनाना होता है। अब हम मुक्त व्यापार वही, मतलब कि अपने पूरे आराम से व्यापार करना, किसी की रोक टोक नहीं। जब देशों के बीच जब देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार करते हैं। मतलब कि दो देश हैं, एक हो गया अमेरिका, एक हो गया इंडिया। ये दोनों, अब अमेरिका है, वो अपने यहाँ से हमें अपने एप्पल के फोन भेज रहा है, हम अपने यहाँ से उसे कोई खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। अब ये किसी बिना किसी रोक टोक के हो रहा है, मतलब कि कोई हमें रोक नहीं सकता कि भाई तू ऐसा, कोई कोई और देश हमें आके रोक नहीं सकता, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर ये करना अलाउ नहीं है, ये सब इसी को ही मुक्त व्यापार कहते हैं। मतलब कि कोई प्रतिबंध नहीं, कोई कानून नहीं, आराम से तुम मुक्त रूप से बेच सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। ये सेज, ये आपका इम्पोर्टेंट है, और जो भी मुक्त व्यापार बताया था ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आता है पेपरों में। हमें सेज, सेज क्या है, इसको इंग्लिश में सेज ही कहते हैं। किसी किसी विदेश किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना ही सेज कहलाती। मतलब कि जो हमारा एक देश है, हमारा इंडिया देश है, अब हम चाहते हैं कि जो बाहर की कंपनियां, अमेरिकी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कि हमारे देश में पैसा लगाएं, हमारे देश में अपनी कंपनियां खोलें। तो जो अब खोलेंगी जब उनको हमारे देश में कुछ अच्छा लगेगा, तो हमारे देश में मजदूर सस्ते मिल जाते हैं और स्थान संसाधन सस्ते मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। तो जो उनको आकर्षित करती है उसी को हमारा देश ऐसी ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो उनको आकर्षित करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगी कि आओ यहाँ पर कंपनियां खोलो। तो वो अपनी कंपनियां खोलेंगी, वो यहाँ पे निवेश करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो हमारी कंपनियां उसमें भी अपना पैसा लगाएंगी। उसी को सेल्स कहते हैं, किसी और कंपनी को अपने अपने ओर आकर्षित करना ही सेल्स कहलाता है। और हमारा 10वां पॉइंट है वैश्वीकरण का अर्थ। अभी वैश्वीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था, एक अच्छे संबंध और एकीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं, एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ है एक देश का सामान कई देशों में जाना, वैश्वीकरण कहलाता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। तीव्र तीव्र मतलब तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसके कुछ टॉपिक भी सुन लेते हैं, कुछ पॉइंट। विभिन्न देशों के बीच निवेश, दो देश हैं, वो अपन एक दूसरे के देश में निवेश कर रहे हैं,
पैसे लगा रहे हैं, एक दूसरे देश में कंपनियां खोल रहे हैं, तो उसे उसमें भी वैश्वीकरण में भी ये भी वैश्वीकरण में आता है। एक दूसरे देश में पैसा लगाना ये भी वैश्वीकरण में आता है। वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान। अब देखिए, जो एक देश है उसकी एक कंपनी है और वो और देश में जा रही है, और उसकी वस्तु है वो और देश में मिल पा रही है, उसकी सेवा है और देश में मिल पा रही है। ऐसी वैश्वीकरण से सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है। अंतर्देशीय उत्पाद, जो देश के अंदर उत्पाद होता है वो भी होता है। और प्रौद्योगिकी का प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, जो टेक्नोलॉजी होती है उसका आदान प्रदान। मतलब कि अभी हमारा इंडिया है, उसमें ज़्यादा अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जैसे कि जापान देख लो। अगर हमारा जो इंडिया है वो जापान के साथ वैश्व अगर कहते हैं साथ मिलकर व्यापार करें, तो हमारे देश में बहुत अच्छी वो आएंगी औद्योगिकरण, वो बहुत अच्छी प्रौद्योगिकी आएंगी, मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी जो काम को आसान बना बना देती हैं। अब 11 पॉइंट है हमारा अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन हम पढ़ेंगे पहले का और अब का। पहले हम पढ़ते हैं पहले का कैसा था। पहले का अंतर्देशीय उत्पादन मतलब अपने अंदर के देश का उत्पादन मुख्य देश की सीमा तक ही था। मतलब कि जब पहले जब कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं बनी थी, जब जो उत्पादन था वो उस देश की सीमा तक ही था, मतलब कि देश के अंदर तक ही, अंदर ही बिकेगा वो सामान, भाई वो कहीं और बाहर नहीं। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका की फोर्ड फोर्ड कार की कंपनी है, वो उस अमेरिका में ही बिकेंगी, और इंडिया, रूस, चाइना और कहीं नहीं बिकेंगी, ओनली इंडिया में। ये पहले था। अब नहीं, उस समय की उस समय देश की सीमा लांघकर सिर्फ कुछ ही वस्तु जाती थी। मतलब कि जो पहले का जमाना था, पहले तो बस कहते हैं अपने देश तक ही उत्पाद होता था, अपने अपने देश के बाद अपने देश के बाहर और कहीं नहीं बेचेंगे, बस अपने देश के अंदर ही बेचेंगे। पर हाँ, कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो जिनको भेजना आवश्यक था, बस कुछ चीजें अपने देश की सीमा को लांघ कर, मतलब कि अपने जो देश की सीमा है उसको पार कर कर जाती थी। जैसे कच्चा माल कच्चा माल जाता था, खाद्य पदार्थ जाते थे, और तैयार उत्पादन व्यापार दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। मतलब कि जो पहले देशों को जोड़ने का जरिया था वो उत्पादन का व्यापार था, मतलब कि अपने देश की चीज दूसरे देश में बेचना, ये बहुत बड़ा जरिया था देशों को जोड़ना। इससे कई देश जुड़े भी हैं, और जब देश जुड़ते हैं तो एक दूसरे देश की बातचीत अच्छी होती है। अगर किसी देश की लड़ाई हो जाती है तो दूसरा देश भी साथ दे देता है। इसलिए जो व्यापार होता है वो देश कई देशों से करते रहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, और उसका उसके देश का विकास हो, उसके देश अमीर हो। इसलिए वो ये देश जुड़ते हैं, व्यापार के जरिए से देश जुड़ते हैं, और देश जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लड़ाई वड़ाई कम होती है। अब हम देखेंगे अब के समय का अंतर्देशीय उत्पादन। अभी हमने पढ़ा पहले के समय का, अब हम पढ़ते हैं अब के समय का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उभरना। लेकिन पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं थी, पहले बस देश तक ही था, बस देश में ही एक एक देश का सामान उसी देश में बिकेगा जिस देश की वो कंपनी है। पर जो अब का समय है, अब जो एक देश की कंपनी है वो कई देशों में जाती है, कई देशों में अपना प्रोडक्ट बेचती है। पहले तो आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उभरना, मतलब कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई हैं। कोक हो गई, कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, फैंटा हो गई, ये इंडिया की नहीं है, ये सारी विदेशी हैं। अब देखिए हमारे इंडिया में कितनी आती हैं। इनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व होता है। यानी कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं, ये अपने देश पे तो कंट्रोल रखती हैं, जो और देशों के उत्पादन होते हैं उन पे भी अपना कंट्रोल रखती हैं। अब देखिए, जो आईफोन की कंपनी है, अब ज़्यादातर बंदे उसे ही चाहते हैं ऐप, औरों को नहीं जानते, सैमसंग को नहीं चाहते ज़्यादातर। हर कोई
एप्पल को अच्छा मानते हैं, पर एप्पल कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। हमारे हिसाब से सैमसंग सबसे बेस्ट कंपनी है, पर है वो भी विदेशी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, पर वो अच्छी है। उन देशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता व अच्छा संसाधन मिले। मतलब कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं, वो सोचा आपने कहाँ पर, मतलब कि ऐसे थे ना कि उनका मन करा तो चलो भाई उधर, मतलब कि ऐसे थे ना कि उन्हें जगह दिख गई तो वहीं पे अपना अपनी कंपनी स्थापित करो। नहीं, वो पहले जांच पड़ताल करते हैं कि हमें अपनी कंपनी कहाँ पर खोलनी चाहिए, कहाँ पर निवेश करना चाहिए। निवेश का मतलब किसी चीज में पैसा लगाना चाहिए, तो वहां पे निवेश करती हैं, वहां पे अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं, वहां पे अपने कारखाने खोलती हैं। यहाँ पर सस, सस्ते मजदूर मिलते हैं, अच्छे संसाधन, मतलब कि ये अपने देश में ना कम उत्पादन करती हैं। वो इनके देश में ना जो मजदूर होते हैं वो कई सारे पैसे लेते हैं, और इनके पास अच्छे अच्छे संसाधन भी नहीं होते हैं। अब हमारा इंडिया है, उसमें मजदूर बहुत सस्ते हैं, संसाधन भी बहुत अच्छे हैं, तो हमारे इंडिया में कई सारी कंपनियां आकर व्यापार करती हैं। इसी कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभर रही हैं। अब हमारा चैप्टर खत्म होता है, और उसके आगे का सब आपको लेक्चर 2 में मिल जाएगा, और आपको देखना है तो हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं।